साथियों 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगता है, वो ऐसा महसूस करते हैं कि अगर भारत में शासन करना है, कंट्रोल करना है, तो भारतीयों का सहयोग लेना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। और इसी सहयोग की नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 अधिनियम पारित किए, जिन्होंने उनकी मदद की भारत पे रूल करने में। आज हम वन बाय वन तीनों के बारे में जानेंगे। शुरुआत करते हैं 1861 के अधिनियम से। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। आइए दोस्तों, इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं और चर्चा करते हैं इसके बारे में। दोस्तों, इस कानून के तहत ऐसा होता है कि भारतीयों को एक प्रतिनिधि के रूप में शामिल करने की शुरुआत हो जाती है। मतलब भारतीय प्रतिनिधियों को जो है शामिल करने का कानून यहाँ से मिल जाता है, और इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। मतलब ये वो लोग थे जो वहाँ पे उस ग्रुप का, उस परिषद का मेंबर हो सकते थे, लेकिन ये सरकारी नहीं होते थे। ये सिर्फ उसमें बैठ सकते थे। ये कमी भी इस कानून की यही थी कि ये लोग बैठ तो सकते थे, लेकिन इनके पास पावर नहीं होती थी। जो अध्यादेश आता वो सीधे पारित हो जाता था। इनके पास बिल के खिलाफ आवाज़ उठाने की पावर नहीं थी। तो ये बस शामिल किया गया, शुरुआत हो गई थी। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने इसी कानून के तहत 3 भारतीयों को, जिसमें से बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दीनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, 1773 का जो अधिनियम आया था वो गवर्नमेंट में एक सेंट्रलाइज सिस्टम लेके आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट लेके आया था कि देश में एक मेन गवर्नमेंट रहेगी, बाकी सब लोग उसके अंडर काम करेंगे। जिसके तहत क्या होता है कि मद्रास और मुंबई की जो प्रेसिडेंसीज होती हैं, इनकी लेजिस्लेटिव पावर को छीन लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस अधिनियम के तहत ऐसा होता है कि बिल्कुल जो इनकी पावर्स थी वो वापस मिल जाती हैं। मतलब ये है कि अब यहाँ से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया और 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गया। इस विधायी विकास नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई थी। दोस्तों, इसी अधिनियम के तहत बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन होता है। इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली सिस्टम को मान्यता दी। पोर्टफोलियो सिस्टम, जैसे कि आज हम देखते हैं कि अपने गवर्नमेंट में एक अलग अलग डिपार्टमेंट मिलता है लोगों को। जैसे मान लो किसी को रेलवे का डिपार्टमेंट मिल गया, किसी को होम मिनिस्ट्री मिल गई, किसी को डिफेंस मिल गया, तो ऐसे ही कार्यभार बढ़ जाते हैं। मतलब ये है कि इस पोर्टफोलियो सिस्टम के तहत किसी एक के पास एक से अधिक डिपार्टमेंट भी हो सकते थे। तो दोस्तों, यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किसने देश में पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, तो उसका उत्तर हमको पता है, दैट इज लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों, इसी अधिनियम ने वायसराय को इमरजेंसीज में, मतलब आपातकाल में, बिना काउंसिल के भी अध्यादेश पारित करने की शक्ति दी। लेकिन कंडीशन ये थी कि जो ये अध्यादेश रहेगा, इसकी अवधि, इसकी जो टाइम पीरियड है इसका, ये मात्र 6 मंथ रहेगा, सिर्फ 6 माह के लिए वैलिड होगी। दोस्तों, ये कुछ बातें थी, कुछ पॉइंट्स थे जो 1861 के परिषद अधिनियम के लिए इंपॉर्टेंट थे। अब दोस्तों, आइए फटाफट बात कर लेते हैं 1892 के अधिनियम के बारे में। उसकी कुछ विशेषताएं थोड़ी हैं, फटाफट समझते हैं इसके बारे में। दोस्तों, होता क्या है कि इस अधिनियम के माध्यम से सेंट्रल और प्रोविंशियल, केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद हैं, इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाती है। पर हमें ध्यान ये देना है कि जो सदस्य हैं ये गैर सरकारी हैं, नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स हैं। सरकारी जो मेंबर्स हैं, यहाँ पर बहुमत उनकी ज़्यादा रहेगी, ये भी हमें ध्यान रखना है। मतलब इसका ये हुआ कि इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। ठीक है। और इस अधिनियम ने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। इस अधिनियम ने केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान किया। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद,
नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। तो दोस्तों, इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ था। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। तो दोस्तों, ये बात होगी 1892 अधिनियम के बारे में। अब फटाफट सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम 1909, जिसको मोर्ले मिंटो सुधार या फिर मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए फटाफट इसको जानते हैं। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे, जिसको हम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कहते हैं, और लॉर्ड मिंटो भारत में वॉयसराय थे। तो इसलिए इस अधिनियम का नाम मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी पड़ गया। दोस्तों, इस अधिनियम ने सेंट्रल और प्रोविंशियल जो काउंसिल थी उनके आकार में काफ़ी बदलाव किया, काफ़ी इम्प्रूवमेंट की। जो संख्या सेंट्रल काउंसिल में करीब 16 होती थी, अब वो 60 हो गई थी। प्रांतीय विधान परिषद में भी इनकी संख्या एक समान नहीं थी, बढ़ी थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद, जिसको हम प्रोविंशियल काउंसिल भी कहते हैं दोस्तों, उसमें भी ये प्रावधान था कि इसमें गैर सरकारी लोग यानी लोकल्स, जो यहाँ पे भारतीय लोग हैं, इनकी संख्या बहुमत हो, इनकी संख्या बढ़ाई जाए की अनुमति। इन दोनों ही स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बहुत बढ़ा दिया गया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। ध्यान रखना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, ये भारतीय जो आपके कार्यपालिका परिषद के प्रथम सदस्य थे, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। ध्यान रखिए। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। दोस्तों गौर कीजिएगा, इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की, मतलब कि अब इन्होंने सांप्रदायिक चीज़ कर दिया इसको। अब ये कानूनी तौर पे होने लगा कि अब मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम को ही चुनेगा। और लॉर्ड मिंटो को, ध्यान रखना दोस्तों, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना गया, क्योंकि इन्होंने प्रावधान किया कि अब जो इलेक्शन होंगे, जो चुनाव होंगे, वो अब उनकी धर्म के बेस पे होंगे। जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट को ही चुनेंगे। तो दोस्तों, यही वो दौर था जब देश में सांप्रदायिक जामा पहनाया गया इस अधिनियम को। तो ये होगी बात 1909 के अधिनियम के बारे में। एक बात और यहाँ पे दोस्तों जाननी चाहिए हमें कि इस अधिनियम ने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। तो ये होगी बात 1909 के अधिनियम के बारे में। दोस्तों, आज हमने जाना 1861 के अधिनियम के बारे में, 1892 और 1909, ये तीनों आज हमने कवर किए। तो दोस्तों, आज के भाग में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल माय फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।